हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ बीपीएससी लेक्चर 43/2020 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सेलेक्टेड मिस्टर जयराम कुमार से। ठीक है, जिनका आप जो है मेरिट सीरियल 25 के अंदर रिजल्ट में उनका नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर को अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि सर खुद से आगे बढ़ करके और आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी बेनिफिट के और सब कुछ इतना कुछ शेयर कैंडिडेट के लिए कर सकते हैं, करें। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आपके लिए जो है ये फायदेमंद साबित हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी सर को इनवाइट करते हैं। स्वागत है सर आपका गेट मास्टर में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जैसे आपने बीटेक से लेकर के और अभी तक आप क्या कर रहे हैं। बीटेक आपने कहाँ से किया और फर्दर सर एजुकेशन। सर मैं हरनौत नालंदा का रहने वाला हूँ। मैंने बीटेक जो है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से किया था। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट जो है इन्फोसिस में हुई थी। लेकिन मुझे हमेशा से गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाने का रहा था, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरी सिलेक्शन जो है सर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग, जो पहले बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वहाँ एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में हुआ था। लेकिन सर मेरा जो हमेशा से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करने का मन था, तो फिर मेरा जो है उसी समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बैंगलोर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने उसको प्रीफर किया, मैंने वहां पे ज्वाइन कर लिया बीएल बैंगलोर को। उसके बाद वहां पे रहते रहते अभी करंट में सर मैं जो है एज ए साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूँ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर। ठीक है। अच्छा, आप जब वैकेंसी आई थी ये लेक्चर का, हम्म। उस समय आप कहाँ थे। सर उस समय मैं बीएल बैंगलोर में ही था सर, बैंगलोर में था। अच्छा, तो बेंगलोर में रहने के बावजूद भी बीएल में काम करने के बावजूद भी इतना वर्कलोड और बेंगलोर में मतलब बिहार से इतना दूर, तो आपको जो है ये जो लेक्चर का वैकेंसी है उसके बारे में आपको कैसे पता चला, कहाँ से पता चला, और साथ ही आप ये भी बताइए कि पता चलने के बाद जो है आप इसके लिए तैयारी किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया। सर मैं बीएल में खुश था सर, काफी अच्छा काम कर रहा था। लेकिन वहां पे क्या है कि हर एक साल जो है ट्रेनिंग आते हैं इंटर्नशिप के लिए, एक साल के लिए। तो मैं उन लोगों को ट्रेनिंग देता था और अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताता था। और मेरा डिपार्टमेंट था माइक्रोवेव सुपर कंपोनेंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसीवर बनाती है। तो मोस्टली जो है डिफेंस फोर्सेस का काम होता है वहाँ पे। और जो है आरएफ माइक्रोवेव में काम करता है। तो मैं उन लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मैं बताया करता था। तो मैंने देखा कि ओवर द टाइम जो है मुझे काफी अच्छे फीडबैक मिलते थे ट्रेनी से। उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट, गाइड और थोड़ा मेंटरशिप भी करता था। तो धीरे धीरे मुझे इस प्रोफेशन में मजा, इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस टीचिंग जॉब को ही जो है प्रोफेशन बनाया जाए लॉन्ग करियर के लिए। फिर मैंने नेट पे सर्च करने लगा। फिर मुझे क्योंकि मैं सिर्फ बीटेक हूँ सर, ना ही मैंने एमटेक किया है और ना ही एज ए टीचर के लिए भी बीएड करने की जरूरत होती है, और ये डिस्टेंस या पार्ट टाइम में नहीं होती है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। तो फिर मुझे कहीं से मैंने खोजते खोजते एक गेट मास्टर का मैंने देखा कि आपने एक वीडियो बनाया था कि बिहार में पॉलिटेक्निक लेक्चरर का वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें सिर्फ बीटेक अलाउ है, एमटेक भी अलाउ है। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं जुड़ गया, और आप जो है बीच बीच में अपडेट दे रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे, हर एक ब्रांच का आपने जो है बताया था सर। हम्म। तो वो काफी मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने उस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया और मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया सर। तो ये मेरी जर्नी रही है। और जहां तक पीएसयू है सर, पीएसयू में वर्कलोड काफी रहता है, एक प्राइवेट सेक्टर की तरह ही रहती है। क्योंकि वहां पे जो है आपकी जो इनकम होती है उसके टर्नओवर पे डिपेंड करती है, आपकी सैलरी भी जो है उसके टर्नओवर से आती है। तो काफी प्रेशर रहता था, तो वहां पे मैनेज करना काफी मुश्किल रहता था। तो मैं क्या करता था कि ऑफिस टाइम में जो लंच टाइम होता है उसमें 45 मिनट का समय मिलता था, तो उसमें मैं 10 या 15 मिनट में लंच कर लेता था। और बाकी टाइम वहाँ पे लाइब्रेरी थी, मैं वहाँ लाइब्रेरी पे चला जाता था। कुछ नोट्स मैंने अपने जो है मोबाइल पे एज ए डिजिटल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने रखा था, शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो उसको मैं रिवाइज कर लेता था। कॉफी टाइम में कभी कभी मिस कर देता था, उसमें मैं रिवाइज कर लेता था। घर पे मैं जो है रात को करीब करीब 1 या 1.5 घंटा पढ़ लेता था और सुबह 1 घंटा पढ़ता था सर। तो इस तरह से, और क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ सर, तो मेरे लिए काफी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रही थी, मेरा बच्चा भी है। तो मेरी वाइफ का काफी योगदान रहा है सर इस प्रिपरेशन में, उसने काफी मुझे सपोर्ट किया है। मैंने उसका समय चुराया, तो मैं हमेशा अपनी वाइफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्य के लिए। अच्छा, आपने ये जो एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट है टोटल। एक तो टेक्निकल यस सर। पोर्शन हो गया और दूसरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया।
तो यस आप सर। दोनों को किस तरह से मैनेज कर रहे थे और किस तरह से आप क्या वेटेज लेकर के चल रहे थे आप? सर आपने जब वीडियो बनाया कि इसका जो है पैटर्न जो है 60-40 का है, जिसमें 40% जो है मैथ का रहेगा, 60% जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। तो मैं काफी सरप्राइज भी हुआ, क्योंकि किसी भी मैंने टेक्निकल एग्जाम में मैंने नहीं देखा है कि 40% मैथ का वेटेज रहता है। मैंने गेट का एग्जाम भी दिया था सर, तो उसमें जो है उसमें 65 क्वेश्चन में सिर्फ 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहते हैं। तो वहां पे उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि काफी ज्यादा वेटेज जो है मैथमेटिक्स का था। और ये भी है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है और बीटेक है, तो आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स अच्छा करना ही करना है यहाँ पे। और मैंने जो है कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपने प्रीवियस ईयर का डाला था, तो उसमें मैंने देखा कि मैथ्स का क्वेश्चन काफी अच्छे बीपीएससी सेट करते हैं। तो मेरा तो टेक्निकल पहले से ही अच्छा था सर, क्योंकि मैंने मेडीजी में कोचिंग किया था, तो उस समय मेरा नोट्स वगैरह बने हुए थे। लेकिन मैथमेटिक्स उन लोग जो है काफी फोकस नहीं करते हैं, करीब 15 दिन में वो खत्म कर देते हैं। तो मैथमेटिक्स उतना डीप मैनर में नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 15 में आप 10 क्वेश्चन तो बना ही लोगे। तो मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था सर। तो उसके लिए आपका ही मैंने जो है कुछ वीडियो आपने जो है प्रीवियस ईयर का डाला था, जो कि एक बार 2016 में एग्जाम हुई थी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का और असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उसके क्वेश्चन आपने लगाए, तो वो क्वेश्चन मैंने देखा, तो करीब 150 आपने क्वेश्चन डाला था लगभग, तो उसको मैंने बनाया। तो मुझे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और मुझे इंटरेस्ट आ गया। फिर आपका जो है कुछ और मैंने सर्च किया नेट पे, तो आपने आपके चैनल पे तो कुछ कोर्सेस अवेलेबल थे मैथमेटिक्स के, जो आपने पूरे कवर किए थे, तो मैंने उसको ले लिया। तो उसमें सर जो मेरा स्ट्रांग था उसको मैंने स्किप किया, जो मेरा स्ट्रांग नहीं था उसके आपके चैनल के माध्यम से, जो आपने पढ़ाया था उसके माध्यम से मैंने काफी कुछ उससे सीखा सर, और काफी हेल्पफुल रहा। करीब करीब मेरे 30 में से करीब करीब 25 क्वेश्चन सही है मैथमेटिक्स में सर, जो कि गुड। काफी एडवांटेज दिया मेरा सिलेक्शन में। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये तो हो गया रिटेन का, रिटेन एग्जाम का। और जब रिटेन का रिजल्ट आया तो आप जो है इंटरव्यू, उसके बाद तो इंटरव्यू की बारी है, और इंटरव्यू में हमें पता चला है कि आपका आउट ऑफ 15 जो है 12 मार्क, यानी कि यस 80% मार्क्स। तो यस सर, यस सर। ये, हाँ, ये मार्क्स जो है 80%, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये 10 प्लस बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी लेक्चर का, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का अभी इंटरव्यू 13-14 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप बताएंगे किस तरह से आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था। सर मैं वहाँ पे बेंगलोर में ही था सर, तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे पास टाइम कम था सर। और करीब करीब रिजल्ट के बाद 15 दिन के बाद ही इन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया था, तो मेरे हाथ में 15 दिन था, और उसमें 2-3 दिन तो आने जाने में लगा जाता था। तो फिर मेरे पास समय कम थी, तो एक तो था सर कि मुझे पता था कि मैं फुल टाइम तैयारी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं टीचिंग जॉब में हूँ, कि मेरा 2-3 सब्जेक्ट अगर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो मैंने, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री था, बीएल सर, तो मैंने काफी कुछ वहां पे सीखा है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने काफी डिजाइन सेक्शन में मैंने ट्रांसमीटर रिसीवर वहां पे डिजाइन किया था, तो काफी कॉन्सेप्ट मेरा जो है प्रैक्टिकल से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझ में मेरे काफी फंडामेंटल क्लियर हो गए थे। तो मेरे दिमाग में ये तो था कि मैं तो बीएल का बोलूंगा, कि मैंने जो काम किया है वो मैं बताऊंगा। दूसरा ये था सर कि शॉर्ट टर्म में कैसे किया जाए, तो मैंने आप ही से, आपके चैनल ने मॉक इंटरव्यू का चलाया था, जिसमें आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैंने आपसे जो है 2 स्नैप लिया था सर, जो कि काफी हेल्पफुल रहा है इस इंटरव्यू प्रिपरेशन में। हाँ, तो जब जिस दिन आपका इंटरव्यू था, उस दिन आपका शेड्यूल क्या था? आप किस तरह से आप गए थे और क्या क्या हुआ था आपके साथ? कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके साथ आपसे पूछा गया था? प्लीज अगर शेयर कर पाए। सर मेरा जो है जब इंटरव्यू था, तो मेरा 9 बजे ही था, तो मैं स्टार्टिंग में गया, तो मेरे जो चेयरमैन थे वो एक आईएएस ऑफिसर है, सुधांशु चौधरी करके कुछ नाम है सर, मैं एग्जैक्टली नहीं है, चौधरी लगा हुआ है वो। तो मैं जब इंटर किया तो मैंने विश किया गुड मॉर्निंग। मैं जो इंटरव्यूअर है उनको, इंटरव्यू जो देने वाले उनको बता दूं कि इंटरव्यू में ज्यादा गुड मॉर्निंग सबको नहीं करना है, बस 2 टाइम कर दिए, या आप एक 120 डिग्री रोटेट करके आप सबको एक एक नजर दे के आप इंटर करके आप विश कर दें, वो सफिशियंट होता है। फिर उन्होंने बैठने के लिए कहा, मैंने बैठ दिया। फिर चेयरमैन सर जो है मेरे से पूछे कि तुम कहाँ से बीटेक की हो, तो मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कभी क्या कर रहे हो, तो मैंने बोला कि सर मैं अभी बीएल बैंगलोर में काम कर रहा हूँ। तो एक पैनल में एक पर्सन थे, वो शायद वो बीएल के रिक्रूटमेंट में होंगे। तो वो बोले कि तुम कहाँ पे हो, गाजियाबाद में हो तो? तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं बेंगलोर में हूँ। फिर उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आना चाहते हो? तो मैंने बोला सर मुझे टीचिंग जॉब पसंद है, और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम किया हूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफी अच्छी हो गई है, तो मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर अगर तुम्हें टीचिंग पसंद है तो तुमने एमटेक क्यों नहीं किया? तो मैंने बोला सर एमटेक मैंने इसलिए क्योंकि मुझे जॉब मिल गई थी,
तो मैंने जॉब को मैंने चूज किया क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। उसके बाद जो है मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट दे चुका हूँ एमटेक के लिए। जैसे ही वो नॉमिनेट करेंगे मैं एमटेक कर लूंगा। तो बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने हैंड ओवर कर दिया बाकी मेंबर को है। तो उन्होंने एक एक मेंबर ने मेरे से पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बोला सर मैं जो है मैं अपना वर्क रिलेटेड मैं पढ़ के आया हूँ, और दूसरा मैंने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के। मैंने सिर्फ दो ही बोला सर, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं तीन सब्जेक्ट बोलूंगा तो बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि वर्क रिलेटेड में क्या काम किए हो। तो मैंने बोला कि सर मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसीवर बनता है, जिसमें मैंने होमोडाइन रिसीवर पे काम किया है। उसके बाद जो है के इवेंट एक्साइटर जो कि अस्त्रा सीकर मिसाइल है, उसके लिए मैंने काम किया है। फिर मैंने एक आरएफ एम्पलीफायर डिजाइन किया था फॉर द संकेत सिस्टम। जैसे ही मैंने आरएफ एम्पलीफायर मैंने मेंशन किया, उनको पॉइंट मिल गया क्योंकि मैंने एनालॉग भी बोला था और एम्पलीफायर भी आ गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बोर्ड पे जाओ। तो उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेज दिया। उसने बोला कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर। उसके बाद उन्होंने बोला कि बैंडविड्थ क्या होता है एम्पलीफायर का। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एट द हायर फ्रीक्वेंसी ड्रॉप क्यों आता है गेन में। फिर उसने जो है पैरासिटिक कैपेसिटेंस क्या होता है, जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से अराइज होते चले गए और मैंने उसका जवाब देते गया। उसके बाद जो है एक पर्सन ने बोला कि यार तुम बताओ कि तुम्हारा डिपार्टमेंट एग्जैक्टली करता क्या है बीएल में। तो मैंने उस डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि वी आर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिसीवर। उसका मैंने एप्लीकेशन बता दिया कि सर इट इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमी हॉस्टाइल रडार लाइक फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन ऑफ पावर। फिर उन्होंने बोला कि जो तुम बीएल में काम करते हो वहां पे किस तरह का कंपोनेंट यूज करते हो। तो मैंने बोला कि सर हम लोग जो है मिल ग्रेड यूज करते हैं कंपोनेंट, कमर्शियल यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये दिस इज द सेफ्टी ऑफ द डिफेंस। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि मिल ग्रेड है या क्या है। तो मैंने बोला सर डेटा सीट से हम लोग सर्च करते हैं और डेटा सीट में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि क्या है। फिर उन्होंने बोला कि रिसीवर की रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हो। तो मैंने बोला कि टेस्ट पैरामीटर चेक करने के बाद जो है उसका हम लोग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस स्क्रीनिंग भी करते हैं। तो उस ईएसएस के बारे में उन्होंने पूछा। उसके बाद बोला कि फिर मैंने बोला कि थर्मल साइक्लिंग करते हैं, रैंडम वाइब्रेशन करते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि पीएलएल पढ़ के आए हो। तो मैंने बोला फेज लॉग लूप होता है सर। तो मैंने बोला कि सर पीएलएल तो मैंने काम नहीं किया है लेकिन पीएलएल के बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो क्या। तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया। फिर उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये सब क्वेश्चन काफी उन्होंने पूछा। उसके बाद जब सब ओवर हो गया तो चेयरमैन ने बोला कि ओके ओके अब हो गया, काफी टाइम हो गए थे सर। फिर एक पर्सन जो था जो बीएल के रिक्रूटमेंट में था वो काफी इंटरेस्टेड लग रहे थे। उन्होंने बोला कि सर लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछना है। तो मेरे से पूछे कि आप जो है यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, यहाँ पे तो प्रमोशन भी नहीं है, वहां पे तुम रहोगे तो डीजीएम लेवल तक पहुंच सकते हो। तो मैंने बोला सर मैं आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। अगर इस जॉब में अगर लेवल 10 का है, अगर लेवल 7 और 8 भी मिलता तो भी मैं जो है मैं यहाँ पे ज्वाइन करता। तो फिर उन्होंने बोला कि एक पर्सन ने बोला कि अगर तुम्हें यहाँ आना है तो तुम ढंग से करके आते, पीएचडी करके आते। तो मैंने बोला सर जॉब में रहते मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ। और डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में ऑलमोस्ट सब्जेक्ट सेम ही होते हैं सर। थोड़ा सा लेवल कम होता है डिप्लोमा का। ये डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग है, वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। तो सबने संतुष्ट थे, ओके ओके बोला। और फिर एक पर्सन ने बोला कि तुम्हारा ये होम स्टेट है क्या। तो मैंने बोला कि ये सर मेरा होम स्टेट है। फिर बोला कि ओके। फिर मैंने बोर्ड इरेज किया। उसके बाद मैं वहां से थैंक यू करके निकल गया सर। ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, और अभी ये जो है 13 और 14 से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें अपियर होने वाले यस सर। कैंडिडेट को आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए इस सिलेक्शन में जो है इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज बीटेक मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि एमटेक का 5 मार्क्स होते हैं सर। ठीक है ना। 5 में ऑलमोस्ट सबको 4 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। तो मेरे लिए काफी टफ था। तो मेरे पास ऑप्शन था कि जो है रिटर्न में अच्छा करो और उसके बाद इंटरव्यू में अच्छा करो। मेरे पास दो ही ऑप्शन था। और मेरा जो है सीजीपीए मेरा भी परसेंटेज 73 है सर, 7.3 ऐड हुआ। तो मेरे दिमाग में ये था कि अब वैसे मैं ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहा था, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में था कि मुझे अपना 100% देना और अच्छे से करके जाना है। तो उसके लिए सर मैंने जो है अ, मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी पर्सन है यहाँ पे, जो मैंने कुछ चीजें की हैं आपको फॉलो करने हैं तो आपका डेफिनेटली अच्छा इंटरव्यू जाएगा। पहला, जो बीटेक पर्सन है वो क्या करें कि अपना बीटेक का जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से कर लें और 2 सब्जेक्ट करें। 3 सब्जेक्ट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। करीब करीब 15 दिन ये लोग देते हैं टाइम। कुछ लोगों का फर्स्ट डे ही इंटरव्यू होता है तो और भी टफ होता है कि उनको फर्स्ट डे ही इंटरव्यू देना होता है। तो बीटेक का प्रोजेक्ट कर लिए और 2 सब्जेक्ट कर लिए। हम एमटेक है तो तो एमटेक का प्रोजेक्ट करें, 2 सब्जेक्ट कर लिए। और हम जो तो एक पीएचडी सप्ताह ही है तो बचा हुआ है। हाँ सर बहुत हाँ। कम समय है। और हाँ। अगर दो नहीं हो रहा तो कम से कम आप एक ही सब्जेक्ट अच्छे से कर लीजिए, लेकिन जो करिए अच्छे से कर लीजिए। मैं तो ये, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू में मैंने बोला था वर्क रिलेटेड बोला था और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला था। उसके बाद भी मुझे मार्क्स अच्छे मिले हैं। तो जो करो करे वो अच्छे से करें।
उसके बाद क्या करना है कि जो आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, 2 सब्जेक्ट मान लिया जाए, तो उसको आप जो है, अगर आपने हैंड नोट्स बनाया है खुद का शॉर्ट नोट्स, उससे पढ़िए। अगर नहीं है तो आप जो है, क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ने जाएंगे या आप जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जो है रेफरेंस बुक पढ़े, तो वो उतना टाइम नहीं है। या आपने जो है क्लास नोट्स पढ़े, अगर क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर आप हैंड नोट्स बना के रखें तो वो ज्यादा प्रीफर करिए, उसको आप अच्छे से पढ़ें, थोरली पढ़ें। और नहीं है तो मेडी जी का हैंडबुक है, जो हैंडबुक उससे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है क्या करना है, क्या होता है कि जो टीचिंग जॉब में होते हैं उनको सारा डिफिनेशन पता हुआ है। जैसे कि किसी ने पूछा कि व्हाट इज द एम्पलीफायर, आपको पता है कि एम्पलीफायर क्या होता है, लेकिन वो आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बोलना है। तो उसके लिए सिंपल से क्या करिए, आप गूगल में जाइए, लिखिए कि एम्पलीफायर डिफिनीशन। तो उसमें बहुत सारा चीज जो है आपको सर्च करके देगा। आपको विकीपीडिया पे नहीं जाना है, क्योंकि विकीपीडिया फिर से आपका डिफिनेशन काफी टफ देगा, उसमें बहुत सारी चीजें कवर कर देगा। उसमें एक और नीचे टैब आता है, पीपुल आल्सो आस्क करके आता है, उसमें छोटे छोटे, उस पर आप टैब पे क्लिक करेंगे तो छोटे छोटे डिफिनेशन आएंगे, उसको आप लिख लीजिए। तो ऐसे करके जो जो आपको लगता है उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हैं, वो 50-60 आप लिख लीजिए। जब आप 50-60 लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको आइडिया लगने जाए। अगर कोई नया भी डिफिनेशन पूछेगा या कुछ बोलने बोलने के लिए बोल देगा, तो आप उसी से रिलेटेड जो है अच्छे से अपने स्ट्रक्चर फॉर्म में सबकॉन्शियस के बारे में आपका जा चुका होगा, आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो आप ये कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करना है, बाकी करना है, 2 सब्जेक्ट का होने के बाद, जो डिफिनेशन लिखने के बाद, सारा थोड़ी पढ़ने के बाद, बाकी सब्जेक्ट को उतना अच्छे से नहीं करना है, बस एक ओवरव्यू लेना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में बाय मिस्टेक आपसे क्वेश्चन अराइज हुए, दूसरे डोमेन में चला गया, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो वो उसके बेसिक क्लियर करने के लिए एक बार जो है हैंडबुक से, या आपका जो शॉर्ट नोट्स है उसे जो है एक बार जो है सरसरी निगाहों से आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको उसके दिमाग में फिट हो जाए। तो अगर समय कम है तो मेरे हिसाब से इतना आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आप जो है 2 सब्जेक्ट का अच्छे से हैंड नोट से आप पढ़िए, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको डिफिनेशन गूगल पे सर्च कर लिए शॉर्ट फॉर्म में, उसको जो है थोड़ा बहुत अपने से क्वेश्चन। और एक चीज और करिएगा कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आप भी खुद खुद से सोचिए कि कुछ और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप किसी कॉपी में लिख लें और उसको नेट से तैयार कर लीजिए, ये भी कर लीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट होंगे उसको जस्ट हैंड नोट से एक सरसरी निगाहों से देख लेना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद आप जो है कूल डाउन होकर इंटरव्यू अटेंड करेंगे, डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अच्छा, और ये मॉक इंटरव्यू जो आपने ज्वाइन किया था, इसका रोल क्या रहा आपके इंटरव्यू में? सर होता क्या है ना कि जब आप जो है मॉक इंटरव्यू आप दिए हुए रहते हैं, तो आपके अंदर से एक डर खत्म हो जाती है कि उस दिन गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग बोल दिया, या नहीं बैठने के लिए बोला है बैठ गए, बोर्ड नहीं मिटाए। तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, जो कि मॉक इंटरव्यू में देने से क्या होता है कि वो गलतियां अगर आपने किया है और सामने वाले ने आपसे आपसे करेक्ट करवाया है, तो वो चीज ध्यान में रहती है, तो वो चीज आप वहां पे जो है गलतियां नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या होता है कि आपका एक फ्लो बना हुआ रहता है, आपने 2-3 मॉक इंटरव्यू दे दिया है, तो आपका दिमाग जो है ना ऑलरेडी एक अलाइंड हो चुका है। तो आप जिस दिन आप जाएंगे तो आपका दिमाग जो है मैक्सिमम ऑप्टिमम काम करेगा। और अगर आप बिना प्रिपरेशन के गए हैं, तो उस दिन आपका जो है ना ऑन द स्पॉट हो सकता है कि आपका दिमाग उतना ना काम करे जितना काम करना चाहिए। तो इसलिए भी बोला भी जाता है सर, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी वो होता है कि रिटर्न के पहले आप मॉक इंटरव्यू लगाएं, जिस उस दिन आपका दिमाग मैक्सिमम काम करे और आप अनकंफर्टेबल ना फील करें। तो इसलिए मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यू तो लगाना ही लगाना चाहिए सर, एटलीस्ट 2 तो लगा लेना चाहिए। हाँ, क्या होता है कि कभी कभी अगर इंटरव्यू में जाते हैं कैंडिडेट, तो उनको कुछ पता नहीं रहता है, तो सरप्राइज टाइप का कुछ लगता है। तो यहाँ से मॉक इंटरव्यू से यही होता है कि मन का जो डर होता है वो खत्म हो यस जाता सर। है, और कुछ हाँ सरप्राइजिंग टाइप का कुछ नहीं लगता है, सब कुछ लगता है। अच्छा, कुछ इंसिडेंट हुआ यस था सर। आपको इंटरव्यू के टाइम में? कुछ आपके साथ कुछ इंसिडेंट सर हुआ था? हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि हुआ क्या था कि एक तो मैं लेट गया था, मेरा मुझे थोड़ा सा मैं लेट होता था क्योंकि रात को नींद नहीं आई थी। तो मैं लेट गया, करीब करीब मैं 45 मिनट लेट हो चुका था। और कुछ डॉक्यूमेंट का मेरा प्रिंट आउट नहीं था, तो मैं जब गया तो मैं बहुत हरी वरी में गया था, और डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी लिया। तो मेरा जो है नाम बहुत पहले ही था। तो मैं ये सब करने के बाद जो है मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट होगा तो मैं रिलैक्स कर लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो जाने के बाद उन्होंने बोला कि आप जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करेंगे, आप जो है पहले चले जाइए इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के लिए सेंड कर भेज दिया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने बोला, मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दीजिए, मैंने वॉशरूम गया। इवन मैं वहां पे जाके जो है अपने आंख में पानी डाल रहा हूँ, थोड़ा अपने ब्रेथ को जो है रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो ऑफिस बॉय है वो जो है अंदर आ गया, और अंदर आके बोला कि आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यूअर के पास भेज दिया। ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लेट पहुंचे, तो आपके दिमाग में ये सब चीजें पहले से ही चल रही है। अगर आप जो है वहां पे गए हैं, आप रिलैक्स नहीं किए हैं, और इसी टेंशन में आपको डायरेक्ट इंटरव्यूअर के पास भेज देगा,
तो ये सब दिमाग में अभी तक आप भुला नहीं पाए हैं, आप रिलैक्स नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज आप वहां पे आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं देंगे, आपका इंटरव्यू खराब जा सकता है। तो ये कभी नहीं करनी है। मेरे से हो गया, और फॉर्चुनेटली मेरा ठीक मार्क्स आ गया, लेकिन किसी के साथ खराब भी हो सकता है। इसलिए आप टाइम से जाएं। इवन मैं तो बोलूंगा कि हाफ एन आवर पहले ही चले जाएं, अच्छे से खाना खाएं। ऐसी चीज खाना, क्योंकि गर्मी का समय है, तो ऐसा चीज खाएं जो आपके पेट को अच्छे से ठंडा रखे। रात को भी ऐसा खाना खाएं जो आपको कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो ये सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कैंडिडेट को। और एक चीज और मैं बताता हूँ सर, कि लास्ट में क्या होता है कि मैं एक और इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने जब बोर्ड पे मुझे एक्सप्लेन करने दिया गया था, तो मैं इरेज करना भूल गया था। तो उन्होंने टोका था कि आप इरेज कर दो उसको। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी, तो मैंने बीपीएससी में मैंने गलती नहीं किया। मैं कैंडिडेट से करना चाहता हूँ कि जब भी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करें, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए, तो आप डेफिनेटली जो है बोर्ड को इरेज करके जाएं। ये एक अच्छे मैनर में आता है, और इससे भी इंटरव्यू काफी खुश होते हैं। मॉक इंटरव्यू में सर लोग ये भी बताते हैं, जो हमारे पैनल में मेंबर होते हैं सब, छोटी छोटी जो बातें हैं जो इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं इंटरव्यू के टाइम में आपका जो है रिजल्ट इफेक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए उसके यस कारण सर। एक दो नंबर भी अगर घट गया, और सिलेक्शन में वही एक दो नंबर जो होता है आजकल सिलेक्शन में बहुत मायने रखता है। तो ये सब बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। और सारी बातें लगभग सर वहाँ पे बताते हैं, जो ऑब्जर्व करेंगे वो बताएंगे आपसे आपको। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ये सब तो हो गया, जो भी बातें थी लगभग हम लोग कर लिए हैं। लेकिन लास्ट में कोई ऐसी बातें या कोई ऐसा टिप्स जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हैं। टिप्स के लिए सर मैंने ऑलरेडी बोल चुका है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, उससे 2 दिन पहले आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखें। उसके बाद जो है एक दिन पहले जो है, अगर आपको पढ़ना है तो दोपहर के बाद ना पढ़ें। तीसरी चीज, आप जो है सही टाइम पे सोने चले जाएं। नींद ना भी आए तो आंख बंद करके आप सोते रहें, उस दिन मोबाइल का कम यूज करें। सुबह उठने के बाद जो है योगा जरूर करिएगा, मन ना करे तो भी है, कोई फर्स्ट टाइम करें तो भी आप करके जाइएगा। हाफ एन आवर योगा करके जाइएगा, थोड़ा वॉक करके जाइएगा। कुछ ठंडा खा के जाइए जो आपको पेट को सही रखे। ऐसा बहुत ज्यादा बल्कि नहीं खाना है जिससे आपको नींद आए या आपका दिमाग जो है सुस्त लगे। उसके बाद आप जो है सही टाइम पे जाइए। वहां पे जाने के बाद कुछ कैंडिडेट का क्या नेचर होता है कि आपस में जो है बातचीत करने लगते हैं दूसरे कैंडिडेट से, कि तुम्हारा कितना नंबर आया, मेरा कितना नंबर। कंपेयर नहीं करना है, कुछ भी नहीं पूछना है कि आप एमटेक हो पीएचडी हो। कुछ लोग प्रेशर में, खासकर बीटेक वाले आ जाएंगे कि आप एमटेक हो पीएचडी हो तो आपके तो इतने मार्क्स जुड़ेंगे। कुछ नहीं बात करना है, अपने 100% देने का सोचना है। किसी से बात नहीं करना है, चुपचाप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो आंख बंद करके जो है भगवान का नाम लेते रहना है, या गहरी सांस लेते जाना है। उसके बाद अपने इंटरव्यू के पास जो है 100% देके वहां से निकल जाना है। निकलने के बाद आपको किसी से बात करने की है तो आप बात करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बिफोर इंटरव्यू नथिंग। और जो मैंने टिप्स दिया था कि 2 सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट और कैसे प्रिपेयर करना है, वो आप करिए। और बोर्ड का गुड मॉर्निंग, ये सब चीजें जो है। एक चीज और होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, बैठने के लिए नहीं बोला जाता, बैठ जाते हैं, वो भी नहीं करना है। मैं केविन करके जब जाना है, विश करना है, उसके बाद जैसे ही उन्होंने बोले बैठ जाओ तो बैठना है। नहीं बैठने के लिए बोले तब खड़े रहिए, ऑटोमेटिकली बोल ही देते हैं बैठ जाओ। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा, तो डेफिनेटली आपका जो है अच्छा इंटरव्यू जाएगा। सर एक और क्वेश्चन जो है, जो चेयरमैन काफी लोगों से पूछते हैं, कुछ लोगों का गैप रह जाता है। बीटेक करने के बाद जो है 2-3 साल का गैप होता है, जॉब नहीं करते हैं। तो उसका एक आंसर जो है कि उन्होंने पूछेंगे कि तुम जॉब क्यों नहीं कर रहे थे या कुछ क्यों नहीं किए। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि सर मैंने जो है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करने के था, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसमें टाइम लग जाता है। मेरे काफी कुछ रिटन एग्जाम निकले हैं, फाइनल नहीं हुआ है। और कुछ अभी पेंडिंग रिजल्ट हैं, कुछ का आना है सर, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो इससे क्या होना है, एक फाइनल बोलना है, ये नहीं बोलना है कि सर मेरा इंटरव्यू में नहीं है। तो ऐसा लगता है ना कि इंटरव्यू में कुछ मिस्टेक करता है। तो इससे आपको बोलने से ये उसको दिमाग में नहीं लगेगा कि अच्छा ये प्रिपेयर कर रहा है, उसके रिटन एग्जाम भी निकल रहे हैं और इसके कुछ आने हैं, तो एक बैड रिमार्क नहीं पड़ता है। वर्स्ट केस में अगर किसी को अगर ये बोलना है कि 1 साल का गैप कम करना है, तो आप ये नहीं बोल सकते सर बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसके कारण मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसलिए थोड़ा गैप आ चुका है। हेल्थ इशू से भी रिलेटेड चीजों में ज्यादा लोग जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये 2 बात आप बोल सकते हैं। हम्म। देखिए एक चीज और, एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं, टीचिंग जॉब में क्यों आना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा होम स्टेट है सर, घर के पास आना चाहते हैं, मम्मी पापा का सेवा करना चाहते हैं, ये सब बोलते हैं। ये सब चीजें ठीक है, बोलना है, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं बोलना है। पहला आपको जो है जॉब मिल रही है तो पहले जॉब की तारीफ करना है। पहला ये बोलना है कि सर मुझे ये जॉब पसंद है, और एक दो इंसिडेंट बोल सकते हैं जिसके कारण आपको क्यों जॉब ये पसंद है, या आपने कुछ ऐसा किया है टीचिंग से रिलेटेड जिसमें आपका बहुत अच्छा फीडबैक, तो वो भी आप मेंशन है। अगर नहीं है तो आप सिंपल से बोलेंगे सर मुझे ये जॉब पसंद है, हाँ ये है कि मेरा होम स्टेट भी है तो मैं घर के पास आ जाऊंगा, तो मैं सिंगल सन हूँ या मैं अपने माँ डॉटर हूँ, तो मैं अपने माँ बाप का भी ख्याल रख सकता हूँ, तो इसके कारण आ जाओ।
वो चीज जो है बाद में आना चाहिए। पहला ये होना चाहिए कि सर मुझे ये जॉब पसंद है, मुझे टीचिंग पसंद है, मेरा ये पैशन है, ये पहले होना चाहिए। ना कि आप ये बोले कि नहीं सर मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरा मैं होम स्टेट में। होम स्टेट में आने के लिए बहुत सारे जॉब है, आप बीपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एसएससी के, बिहार एसएससी के थ्रू जा सकते हैं। तो आपको अगर सिर्फ होम में आना है तो बहुत सारे जॉब अवेलेबल है, लेकिन ये जॉब में क्यों आना चाहते हैं तो पहले उसका तारीफ करिए, उसके बाद बताइए कि हम इसलिए आना चाहते हैं। तो इसका भी ख्याल रख सकते हैं आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल करके और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए टाइम निकाला, और इतने सारे इम्पोर्टेंट सजेशंस जो है उन्होंने दिया आपने, और अपनी बहुत सारी बातें थी जो आपने शेयर की। तो बहुत बहुत यस धन्यवाद सर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो धन्यवाद सर। देखा आपने किस तरह से सर ने सिर्फ बीटेक था सर के पास, और फिर भी जनरल से सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन ही नहीं हुआ जबकि बल्कि 25 जो है पोजीशन उन्होंने हासिल किया, सिर्फ बीटेक था उनके पास। तो जितने भी बीटेक के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि इसमें एमटेक पीएचडी ये सब के कैंडिडेट भी हैं। तो ये सब कैंडिडेट हैं वो अलग बात है, लेकिन आप जो है आप अपना 100% अपनी तरफ से दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 100% देंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यही सब बातें हैं, और इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। और बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत हो, इंटरव्यू से रिलेटेड हो या जो भी हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी कोई सजेशन, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन।